नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। समस्याओं के निराकरण हेतु बीजेपी विधायक ने बिजली कर्मचारी के छुए पैर। औद्योगिक विभाग के संचालक का 11 लाख लेते हुए वायरल वीडियो का सच हुआ उजागर। कमलनाथ के बाद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पर दर्ज हुई एफआईआर। कांग्रेस ने जताया विरोध। खबरें अब विस्तार से। समस्याएं हल कराने बीजेपी विधायक ने बिजली कर्मचारी के छू लिए पैर। आज दोबारा फिर गद्दा लेकर धरने के लिए दफ्तर पहुंचे विधायक, वहीं रोटी और प्याज का किया भोजन। हम आपको बता दें कि रीवा जिले की मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल आज 3 दिन के भीतर दोबारा गद्दा लेकर धरने के लिए बिजली कार्यालय पहुंच गए, जिसके बाद विभाग में हड़कंप हो गया। अधिकारी और कर्मचारी विधायक को मनाने में जुट गए। वहीं विधायक ने कार्य की प्रगति को लेकर बिजली कर्मचारी के पैर छू लिया और कहा कि हमारे द्वारा दिए गए 67 मांगों पर जल्द कार्य कराया जाए, जिसके बाद ही वो विद्युत कार्यालय से हटेंगे। कोरोना संकट काल में जहां लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, वहीं लोगों के दुखों को लेकर जनप्रतिनिधि मोर्चे पर देखे जा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले की मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से, जहां बिजली की समस्या को लेकर भाजपा विधायक प्रदीप पटेल अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हो गए हैं, जिसके लिए बकायदा आज 3 दिनों के भीतर दूसरी बार विधायक ने विद्युत विभाग के जिला कार्यालय में डेरा जमा लिया और विधायक को मनाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। बीजेपी विधायक का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला तथा विधायक प्रदीप पटेल ने कार्य की प्रगति को लेकर चर्चा करते हुए विद्युत कर्मचारी के पैर तक छू लिए। दरअसल मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर 3 दिनों पूर्व भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने विद्युत विभाग के जिला कार्यालय में धरना दिया था, जहां पर अधिकारियों के द्वारा उन्हें 3 दिवस के अंदर कार्य कराए जाने का आश्वासन दिया गया था, परंतु अब तक कार्य पूरा नहीं हो सका। जिसके बाद आज फिर कार्यों का मूल्यांकन कराने विधायक विद्युत कार्यालय पहुंच गए, जहां पर अधिकारियों से चर्चा के दौरान विधायक खुद एक कर्मचारी के पैर छूने लगे। बताया जा रहा है कि विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा 3 दिनों पूर्व धरने में 67 बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, जिसका निराकरण कराने को लेकर अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया था। मगर 3 दिन बीत जाने के बाद जब विधायक की मांगें नहीं मानी गई, तो वो आज फिर चौथे दिन बिजली कार्यालय पहुंच गए। आपको बता दें कि 3 दिवस पूर्व विधायक के द्वारा मौन प्रदर्शन किया गया था, जहां पर विधायक ने कार्यालय के अंदर गद्दा बिछाकर विरोध जाहिर किया। आज फिर भाजपा विधायक प्रदीप पटेल गद्दा लेकर पहुंचे थे। तकरीबन 11 बजे रात तक अधिकारियों के द्वारा विधायक को मनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद पार्टी आला कमान की बात मानते हुए विधायक का धरना समाप्त हुआ। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह भी नजर आए। वहीं जब उनसे भी धरना का कारण पूछा तो उन्होंने अन्य समस्याओं का हवाला दिया। वहीं इस दौरान धरना समाप्त होने से पहले विधायक ने कार्यालय के भीतर ही अपने साथ लाए रोटी और प्याज का भोजन भी किया। प्रस्तुत है भाजपा विधायक प्रदीप पटेल एवं भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आप पार्टी के विधायक आज धरने पर बैठे बिजली कार्यालय में, क्या कर रहे हैं? धरने पे कहाँ बैठे हैं, वो तो ऐसी साहब से मिलने आए अपने कुछ क्षेत्र के विषयों को लेकर। 3 दिन पहले भी धरना दिया था उन्होंने। नहीं, कोई धरना नहीं था। क्षेत्र में कुछ बिजली की समस्याएं थी, उनको लेकर मिलने आए थे। आज भी मैं कुछ काम को लेकर ऐसी साहब के पास आया था, उसी बीच वो आए तो मेरी चर्चा हो गई, मैं जा रहा हूँ, वो अपनी चर्चा करके निकल जाएंगे। क्या आश्वासन विभाग द्वारा दिया गया? कोई सब मिल के काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में अभी थोड़ा सा जो काम पीछे हो गया है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रात रात जगना पड़ेगा, सब ठीक करना है। सब कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं, लग करके अपना पिछला जो भी काम है उसको ठीक करेंगे, बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए। पिछली बार 3 दिनों का आश्वासन था, इस बार कितना समय दिया गया? पिछली बार भी 3 दिन 4 दिन बाद मैं आया हूँ। आश्वासन कुछ नहीं, 3 दिन कुछ समय बताया गया है, कितने दिनों में समस्या पूरी तरह से खत्म? मैं फिर 1-2 दिन बाद आऊँगा, 2 दिन 3 दिन बाद ऐसे समय लगा के फिर आऊँगा। मुझे लगता है कि लगातार कई बार बैठेंगे कर्मचारी अधिकारी सब मिल करके, तो ये व्यवस्था ठीक कर लेंगे। और कोई लगता है कि नौकरशाही बढ़ गई है? ऐसा कुछ नहीं। 12 बजे रात तक बैठना पड़ता ना, देख लीजिए कितना अच्छा काम है कि हमारे कर्मचारी रात को 12 बजे तक जग रहे हैं। तो आप बैठे हैं इसलिए? तो अच्छा, तो हम ये कैसे कह रहे, हम घर में सोए, हम कर्मचारी से बोले तुम बर जगो, ऐसे थोड़ी होता है। आज भोजन रात का भी यहीं पे हो कार्यालय में? बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है, भोजन करना चाहिए। रात भूख का समय आ गया तो क्या करेंगे, काम तो काम है। धन्यवाद। कमलनाथ के बाद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन करने पर सिंगरौली में दर्ज हुई एफआईआर।
कांग्रेस नेत्री ने भाजपा नेताओं एवं पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने डीआईजी रीवा को सौंपा ज्ञापन। हम आपको बता दें कि आज कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने महामारी में लॉकडाउन अप्रैल व मई 2021 में भाजपा के कई नेताओं द्वारा रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में किए गए लॉकडाउन उल्लंघन पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन कांग्रेस नेताओं पर जनहित के कार्य करने पर एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है, ये सवाल उन्होंने उठाया। कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ज्ञापन पत्र के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया कि महामारी के लॉकडाउन अप्रैल 21 एवं मई 21 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली में विधायक व सांसद तथा भाजपा नेताओं द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम किए गए जिनमें लॉकडाउन का उल्लंघन होना पाया जाता रहा, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई तथा एफआईआर दर्ज नहीं की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जनहित के मुद्दों को लेकर जनमानस की पीड़ा को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, जिसमें दवाई, खाद्यान्न, बिजली, किसानों की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्वक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कुछ अगर किया गया तो एफआईआर दर्ज की गई है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सीधी जिले में 31 मई को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल जी की अगुवाई में शांतिपूर्वक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आम जनमानस की बात को प्रशासन के कानों तक पहुंचाने के लिए धरना दिया था। प्रशासन ने तत्काल एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसके विपरीत भाजपा के नेताओं द्वारा जबरदस्त भीड़ जुटाने के कई उदाहरण हैं, लेकिन उन पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। इस प्रकार का दोहरा मापदंड क्यों? भारत के संविधान में यदि ऐसा है तो तत्काल भाजपा के नेताओं के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने डीआईजी से आग्रह किया कि अप्रैल व मई में भाजपा नेताओं द्वारा किए गए लॉकडाउन उल्लंघन पर तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाने की कृपा करें। इस संबंध में प्रस्तुत है कांग्रेस नेत्री कविता पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। इन मांगों को लेकर के डीआईजी साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या चीजें थी? पूर्व मंत्री माननीय कमलेश्वर पटेल जी सीधी में एक छोटा सा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और उन्होंने धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया, जबकि वहाँ कुल 15 लोग थे और बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यहाँ तक कि कल आपने देखा होगा रीवा में इन्होंने स्थापना दिवस मनाया तो हर टोला मोहल्ला में 200, 300 लोगों का इन्होंने मेला लगाया। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय पुलिस ने अपने आँख में पट्टी बांध ली है। तो आज हम लोग आईजी साहब से मिलने आए हैं कि आपके अपनी आँख से पट्टी उतारिए और देखिए साफ 200 लगभग लॉकडाउन तोड़ने के मुकदमे रीवा जिले में कायम हुए हैं, 700 के लगभग मुकदमे सीधी और सिंगरौली में कायम हुए हैं और ये सब कॉमन मैन के ऊपर है। तो ये गलत बात है। सरकार आती और जाती रहती है, पुलिस को और प्रशासन को हर समय न्याय की बात करनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि 200 मुकदमे जितने लगाए गए हैं बेवजह, कोई ठेला लगा रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई अपने घर की सब्जी लेने आया, कोई दवाई खरीदने आया और उसके ऊपर लॉकडाउन तोड़ने का इन्होंने मुकदमा कायम करा दिया। आज आईजी साहब से अनुरोध करा कि एक बात दो बात नहीं होना चाहिए और हर हालत में इस मुकदमे को हटाया जाए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली तक जितने भी मुकदमे कायम हुए हैं उन सब को उठाया जाए। ये मेरी मांग है और ये मेरा अनुरोध। क्या आश्वासन क्या दिया? आश्वासन दिया है कि मैं इसमें विवेचना कराऊंगा और आपकी जो बात है उस पर मैं कार्यवाही करूंगा। औद्योगिक विभाग के संचालक का पैसे लेते हुए वायरल वीडियो का सच हुआ उजागर। पीड़ित ने बताया बालू का लेन देन, जबकि एक साथ मोटी रकम के लेन देन से उपजा संदेह। रीवा के औद्योगिक विकास विभाग निगम में पदस्थ कार्यकारी संचालक एपी सिंह के द्वारा धर्मपाल एंड कंपनी के ठेकेदार से तकरीबन 11 लाख रुपए के लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद कैमरे में कैद होने के चलते संचालक एपी सिंह की किरकिरी हो रही है। वहीं मामले पर पीड़ित ने बालू के लेन देन का सीधा संपर्क संचालक एपी सिंह से बताया, जिसकी रकम उन्हें सौंपे जाने की बात सामने आई। हालांकि एक साथ इतनी मोटी रकम के लेन देन होने से एपी सिंह संदेह के घेरे में आ गए हैं। प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन की लगातार किरकिरी हो रही है, मगर दागदार अफसर ऐसे कारनामे करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के औद्योगिक विकास विभाग कार्यालय में पदस्थ क्षेत्रीय कार्यालय संचालक एपी सिंह के द्वारा
धर्मपाल एंड कंपनी के ठेकेदार से पैसे के लेन देन का, जिसमें संचालक केपी सिंह के द्वारा धर्मपाल एंड कंपनी के ठेकेदार विनोद डांगी से करीबन 11 लाख रुपए कैश वसूले गए, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में दर्शाया गया कि संचालक केपी सिंह के द्वारा रिश्वत के तौर पर यह रकम ली गई है, जिसके बाद उनकी खूब किरकिरी हुई। हालांकि बाद में धर्मपाल एंड कंपनी के ठेकेदार विनोद डांगी ने रिश्वत की बात को नकारते हुए संचालक एपी सिंह के माध्यम से बालू के लेन देन का पैसा बताया, जिसकी बकाया राशि उन्हें सौंपी गई। लेकिन फिर भी इतनी मोटी रकम का एक साथ लेन देन करने के चलते मामला लगातार संदेहास्पद बना हुआ है तथा अधिकारियों के द्वारा मामले पर जांच का हवाला दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि धर्मपाल एंड कंपनी के द्वारा जिले के गुड़ तथा सिंगरौली जिले में बैठन में उद्योग से जुड़े हुए कार्य ठेके पर किए जा रहे हैं, जिस पर कमीशन के तौर पर क्षेत्रीय संचालक एपी सिंह को राशि सौंपी गई थी। परंतु बाद में पैसे के लेन देन करने वाले ठेकेदार विनोद कुमार ने इस बात को नकार दिया तथा उन्होंने बालू का लेन देन बता दिया। हालांकि इस लेन देन से संबंधित संदेह उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम एक साथ कैसे लेन देन संभव हो सकता है। इस संबंध में प्रस्तुत है विनोद कुमार से प्राप्त जानकारी के अंश। कहीं और मैं विनोद कुमार, अथराइज सिग्नेटरी मैसर्स धर्मपाल एंड कंपनी रोहतक हरियाणा। हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और हम कंस्ट्रक्शन के कार्य करते हैं। ये मध्य प्रदेश MPIDC रीवा के अंदर हमारे को कुछ कार्य मिले हुए हैं कंस्ट्रक्शन के, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। हमारे संज्ञान में आया कि कोई एक वीडियो रिलीज हुई है किसी शरारती तत्व के द्वारा। हम उसमें ये बताना चाहते हैं कि उस वीडियो के अंदर जो ED MPIDC रीवा श्री AP सिंह जी, वो एक बैग में कुछ पैसे ले रहे हैं हमारे से। वो पैसा श्रीकांत चतुर्वेदी जी, माननीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी, जो शहडोल से आते हैं, हमारे को बालू की पेमेंट उनको करनी होती थी। बालू की जब वहाँ पे शॉर्टेज चल रही थी तो श्री AP सिंह जी को हमने अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने हमारे को श्रीकांत चतुर्वेदी जी से मिलवाया था और अपनी जिम्मेवारी पे उन्होंने बालू का हमारे साथ उनका सप्लाई शुरू करवाई और उसकी पेमेंट की भी जिम्मेवारी उन्होंने खुद ली थी। जब जैसा कि हमारी टर्म कंडीशन हुई पेमेंट की, तो कुछ पेमेंटें हम टाइम पे नहीं कर पाए। हमारी पेमेंटें जिस तरह डिपार्टमेंट से कभी कभी आने में लेट होती रही, तो उसकी वजह से कभी कभी पेमेंटें लेट हो जाती थी, तो चतुर्वेदी जी नाराज़ होते थे। तो वो सिर्फ AP सिंह जी को फ़ोन करते कि भाई आपकी पार्टी हमारे मटेरियल की पेमेंट नहीं कर रही। और जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, हमारे पास उन सब का रिकॉर्ड है। रॉयल्टी वगैरह सब 100% मटेरियल की हमारे पास अवेलेबल है। हमने काफ़ी सारा माल उनसे लिया है, जिसकी मध्यस्थता श्री AP सिंह जी के द्वारा की गई थी। तो वो जो वीडियो रिलीज़ की गई है, वो हम पूरे होश हवास में कह रहे हैं वो फेक है। वो जो पैसा है, वो पैसा सारा का सारा बालू का पैसा है। और इसके रिगार्डिंग यदि कोई हमारे से दस्तावेज मांगे गए, बालू के हमने परचेज की नहीं की, वो सब दस्तावेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑलरेडी MPIDC में डिपॉजिट हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। रॉयल्टी क्लियरेंस के लिए हमने काफ़ी दिन पहले उसके पत्र भी दिए हुए हैं। तो उन पत्रों के क्रमांक और डिटेल हम सारी आसानी से यदि हमारे से मांगी गई तो हम देने को तैयार हैं। तो हमारा यही कहना है कि ये वीडियो 100% फेक है, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। हाँ चालू करो। मैं श्रीकांत चतुर्वेदी, मैहर जिला सतना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। विगत 15-20 वर्षों से बालू का व्यवसाय करता हूँ। वर्तमान में मेरे द्वारा शहडोल जिला का कार्य संचालित किया जा रहा है। यह वीडियो
मैं श्री AP सिंह कार्यकारी संचालक MPIDC रीवा के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिससे लगभग 11-12 लाख रुपए झोले में दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि श्री विनोद डागी, संचालक मेसर्स धर्मपाल एंड रोहतक, हरियाणा का ठेका औद्योगिक क्षेत्र गुड़ जिला रीवा में चल रहा था, जिसकी सप्लाई के लिए उन्होंने AP सिंह के द्वारा मैं उनको माल दिया। उनके वादा के अनुसार जो उन्होंने मेरे से बोला था कि हम 2 माह में पेमेंट देंगे, लेकिन पेमेंट उनके द्वारा समय पर नहीं दिया गया, जिसके कारण मैं बार बार AP सिंह जी से बात कर रहा था। तो मेरे कहने के अनुसार AP सिंह जी उनसे बोले, जिससे वो खपा हो गया। और जब पेमेंट की बारी आई तो जब मैं पेमेंट लेने गया AP सिंह जी के यहाँ, तो वो मेरे को साइड में करके और उन्होंने जो पैसा दिया तो AP सिंह जी को इंगित किया कि ये भैया आप अपना पैसा जो है, जो मेरा 10-12 लाख था उनको दिखाया, वही पैसा दिखाया गया है। ये मैं अपने होश हवास में अपने सत्य वचन से कह रहा हूँ, जिसको कि मैं ऑन रिकॉर्ड साबित कर दूंगा। प्रधानमंत्री आवास में अवैध रूप से रह रहे लोगों को दिखाया गया बाहर का रास्ता, नगर निगम ने की कार्यवाही। हम आपको बता दें कि रतहरा तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर जिन लोगों को हटाया गया था, उन्हें अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के बने मकानों की पार्किंग में रहने की जगह दी गई थी, जहां पर रह रहे लोगों ने नए बने मकानों पर कब्जा कर लिया। वहीं जब नगर निगम के कुछ कर्मचारी मकानों से कब्जा खाली कराने पहुंचे तो कब्जाधारियों से कहासुनी हो गई। वहीं कब्जाधारियों ने बताया कि वे अधिकारियों के आश्वासन पर ही यहां मकानों में रह रहे हैं। इस संबंध में AP शुक्ला उपायुक्त नगर निगम ने बताया कि लॉकडाउन के समय कुछ लोगों ने मकानों का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि ऐसे 69 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनसे मकान खाली करने के लिए कहा गया है। यदि नहीं मानेंगे तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस संबंध में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि विस्थापितों में से जिन्होंने फाइनेंस की प्रक्रिया पूरी कर लिया, उन्हें चाबी सौंप दी गई है। जिन्होंने फाइनेंस प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। यहां जो अवैधानिक रूप से रह रहे हैं और मकानों को नुकसान कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको यहां से हटाया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्तुत है जानकारी के अंश। जी, हमारा सन्नो बंसल नाम है सर। ये आप लोगों को यहाँ आज निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है? अब निकाला जा, हम लोग किराए में रहने वाले थे सर जी। हम लोग की झुंगी झोपड़ी भरे कोरोना में हम लोग को निकाल दिया गया। फिर जब वहाँ से निकाले तो राजन से उन्हें बोला जाओ तुम लोग पार्किंग में रहो। हम लोगों ने पार्किंग में रहा। फिर आंधी पानी तूफान आने लगा, एक लड़की को कीड़े भी काट लिया सर, वो मर गए। ऐसे हादसा हम लोग के साथ होने लगा। फिर हम लोगों ने अपना डेरा वस्त्र लेकर राजन शुक्ला के पास गए। फिर वो सिविल छोटी सी लगाकर हम लोगों को चाबी दी कि ये चाबी आप लोग ले लो, अपने अपने रूम में रहो। अब वही चाबी हम लोग को देकर हम लोग के साथ धोखाधड़ी हो रहा है सर। हम लोग का डेरा वस्त्र निकाल कर ताला लॉक किया जा रहा है सर। ये क्या अच्छी बात है हम लोग को? आप कब से रह रही हैं? हम लोग का 20,000 रुपये जमा है सर जी। हम बहुत दिन से रतहरा तालाब में रह रहे हैं। हम लोग का यहाँ से 1 साल हो गया है। अगले कोरोना में निकाले सर, इस कोरोना में फिर से ताला लॉक किया जा रहा है। क्या हम लोग क्या गुनाह के सर इतनी बड़ी सजा हम लोग को दी जा रही है? भाई के बने हैं, उनमें से सब में ठेकेदार का ताला बंद था। और उसके बाद कुछ लोगों ने कोई तार निकाल लिया, कोई बिजली का बोर्ड निकाल लिया, कोई टोटी निकाल लिया, कोई ऊपर का देखेंगे आप तो जो बाल्ब वगैरह लगे रहते हैं ना वाटर सप्लाई की टंकी का, वो सब निकाल लिया। तो हम लोग चेक करने आए हैं कि कहाँ जहाँ जो खाली पड़े हैं उनको सबको लॉक कर रहे हैं, ताकि कम से कम जो हुआ अब आगे नुकसान ना हो। किसी न किसी को इन्हीं को रहना, इनको समझ नहीं आता। सर बताया जा रहा है कि पैसा नहीं जमा किया गया था। पैसा भी कुछ लोगों का 20,000 रुपये जमा है, रजिस्ट्रेशन है, बैंक से फाइनेंस नहीं है। जैसे ये बता रहे, कहाँ गए यार वो? सुनो यार इधर आओ। ये जैसे कह रहा है कि 20,000 रुपये इनका जमा है, पर बैंक वालों की कार्रवाई जो है इन्होंने पूर्ति नहीं की है। जब पूर्ति हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा, तभी तो इनको मकान मिलेगा। किस बेसिस पे इनको मकान अलॉट किए गए थे, कब कैसे? 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन होता है, पात्रता होती है। पात्रता मतलब रीवा का निवासी होगा, उसकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम होगी, पात्र होगा, यहाँ किसके समग्र ID होगी। तो इनको रजिस्ट्रेशन कर दिए गए 20,000 रुपये जमा करा के। उसके बाद फिर इनको बैंक से फाइनेंस कराना है या खुद से देना है। तो ज़्यादातर लोग तो अब ये गरीब टाइप के लोग हैं तो बैंक से फाइनेंस ही करा रहे हैं। तो इनके ऊपर बैंक अपना सिविल चेक करता है, क्राइटेरिया चेक करता है, उस हिसाब से फाइनेंस करता है।
31 लोगों को यहाँ किया भी है फाइनेंस। कुछ लोगों का इनका रह गया किसी कारण से, कोई कहीं लोन ले रखा था तो इनकी सिविल ख़राब थी, किसी का कुछ ऐसे कर, किसी ने कागज़ नहीं दिया, कोई बाहर था, ऐसे करके कुछ लोग रह गए। ताला लगाया गया, ताला नहीं लगाया, ताला खाली में लगा रहे हैं अपन, ताकि नुकसान ना हो किसी तरह का। ये रतहरा नहर के किनारे हमारे EWS मकान बने हुए हैं, जिनको कि यहाँ पर लगभग 238 फ्लैट हैं हम लोग नगर निगम के द्वारा बनाए गए हैं। इनमें से ये प्रक्रिया थी जिनको भी स्थापित किया गया था कि वो लोग यहाँ पर 20,000 रुपये जमा कर आगे फाइनेंस करके उनको घर दे दिया जाएगा। परंतु जिन्होंने लगभग कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना पूरा फाइनेंस जमा कर दिया है पैसा, उनको चाबियाँ आवंटित कर दी गई हैं, वो अपने रह रहे हैं। और जिनके द्वारा फाइनेंस की प्रक्रिया पूरी कर करके नहीं लिया गया, उनको पोजीशन नहीं दिया गया है, उसी को लेकर के विवाद है। कुछ यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पूर्व में फाइनेंस करा रखा है, सिविल उनका ख़राब है, इस कारण से बैंक से भी उनको फाइनेंस नहीं हो पा रहा है। इसी प्रक्रिया को लेकर के हम लोग देख रहे हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं स्थानीय रूप से, जो अवैधानिक रूप से कब्जा किए हुए हैं, जो हमारे घर बने हुए उनको भी नुकसान कर रहे हैं, उनकी केबल तोड़ रहे हैं, लाइट तोड़ रहे हैं, फर्श तोड़ दिया है। और इस सब चीज़ों को लेकर के रोक लगाने के लिए हम लोगों को वहाँ पर ताला लगाया जा रहा है। इसी के तहत आज नगर पालिका निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। साथ में जनता को समझाइश दी जा रही है कि अपने पेपर वो ओके रखें। कल बैंक वालों का कैंप लगाया जाएगा यहाँ पर, जो भी उनके दस्तावेज मांगे बैंक के द्वारा उनके दस्तावेज पूर्ण कर दिया जाए और फाइनेंस की प्रक्रिया पूरी करा करके पोजीशन को ले लें। वहाँ से हटाया गया था तो ये सबको ये बोला गया था आप वहाँ जाके रहो, उस समय की ये बात है। अब इनमें कुछ लोगों ने पैसा भी जमा किया, उनको भी बाहर किया गया है। नहीं, पैसा जमा करने वालों को हम लोगों ने बाहर नहीं किया। जिनके पास चाबी है उनको बाहर जाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं की जा रही है। जिनके द्वारा प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है उन्हीं को समझाइश दी जा रही है कि आप प्रक्रिया को पूरी करके फिर वैधानिक रूप से कब्जा ले लें। लक्ष्मण बाग संस्थान के गौशाला में आज स्वर्गीय कैलाश सारंग के जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल रहे मौजूद। उन्होंने उनकी जयंती के अवसर पर गायों को चारा और गुड़ खिलाया, तत्पश्चात उनकी फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौशाला संचालक प्रभाकर चतुर्वेदी, वेंकटेश पांडे, राजगोपाल चारी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय कैलाश सारंग के बारे में बताया कि भाजपा को उन्होंने रीवा सहित पूरे प्रदेश में स्थापित किया है। श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने कहा कि कैलाश सारंग जी ने जनसंघ के जमाने से प्रदेश में संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है और उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जितना भाजपा के कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं का योगदान रहा, इन्होंने मध्य प्रदेश को भाजपा का गढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसमें स्वर्गीय कैलाश सारंग जी का भी बड़ा योगदान रहा। साथ ही उनका आत्मीय रिश्ता रीवा से रहा तथा हमारे पारिवारिक संबंध भी स्वर्गीय सारंग जी से रहे हैं। वो मुझसे पुत्रवत स्नेह भी रखते थे। प्रदेश में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रस्तुत है इस संबंध में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाता रहा रीवा से? आदरणीय कैलाश सारंग जी जिनकी आज जयंती है, उनका नाता, उनका योगदान यदि मध्य प्रदेश से, जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से के बारे में हम बताएंगे तो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो यदि नहीं होते तो शायद कांग्रेस के खिलाफ कोई राजनीतिक पार्टी का बीजारोपण से लेके और उसकी वृद्धि, उसकी तरक्की, उसका विकास होना आसान नहीं था। आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी, आदरणीय कैलाश जोशी जी, आदरणीय कैलाश सारंग जी, आदरणीय नारायण प्रसाद गुप्ता जी, धारीलाल खंडेलवाल जी, यदि मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश को जनसंघ का, भाजपा का गढ़ माना जाता था, तो पूरे मध्य प्रदेश को गढ़ बनाने वाले जिन लोगों का मैंने आप नाम लिया, उनके साथ आदरणीय कैलाश सारंग जी का भी नाम लिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना व्यापक उस समय तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, और संगठन की दृष्टि से मध्य प्रदेश, समूचे इतने बड़े मध्य प्रदेश का कोने कोने नापने का काम कैलाश सारंग जी ने किया। हर जगह गए, लोगों को जोड़ा, संगठन को बढ़ाया, संगठन के उद्देश्य को बताया, और किस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें देश को रसातल की ओर ले जा रही हैं, ये लोगों को समझाया। और धीरे धीरे करके जनसंघ बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी बढ़ी, और पूरे देश की हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी कहता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे आदर्श
मजबूत संगठन है। तो जब ये स्थिति तैयार हुई है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि ठाकरे जी, पटवा जी, जोशी जी के साथ साथ आदरणीय कैलाश सारंग जी का कितना बड़ा योगदान है। और इसलिए हम लोगों ने उनको याद किया है। उनकी जयंती में मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क रहा, बड़ा स्नेह, पुत्रवत स्नेह उनका मिलता था जब भी मैं कभी जाता था। इसलिए मेरे मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। और इसलिए आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ और उसमें हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि। स्वर्गीय भैयालाल जी से भी नाता रहा? हाँ, हमारे पूज्य पिताजी से भी जब वो रीवा आते थे तो उनसे भी मिलने वो बताया करते थे वाकया कि मैं आपके पिताजी से मिला। और जब भी मैंने उन दोनों के बड़े आत्मीय संबंध थे और मेरे पिताजी के व्यक्तित्व से भी सारंग जी बहुत प्रभावित थे। और इससे जब मैं मिलता था तो वो हमेशा उनकी चर्चा करते थे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।